नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक विशेष विषय पर टेक्निकल चर्चा करने वाले हैं, एक बौद्धिक इंटेलेक्चुअल चर्चा करने वाले हैं। भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और भारत के विषय में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, भारत को अक्षुण्ण रखने के विचार रखने वाले लोग हैं, भारत के प्रति जिनकी श्रद्धा ही नहीं, भारत को बचाना जिनका उद्देश्य भी है और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उन सबको इसको पूरा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि किस प्रकार से सीबीआई अब इंटरपोल की मदद से भारत विरोधी सोशल मीडिया पर काम करने वाली विदेशी एजेंसियों को या विदेशी लोगों को या भारत के लोग जो विदेशों में प्रवास करते हैं और वहाँ से कैंपेन चलाकर भारत में मैसेज भेजने का काम करते हैं और फिर भारत में हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्र को अच्छा सोचने वाले लोग, राष्ट्र के विषय में केवल सोचने नहीं बल्कि चिंता करने वाले और किसी भी हद तक जाने वाले लोग भी उन ट्वीट्स, उन व्हाट्सएप मैसेजेस और उन यूट्यूब की वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं। ये भी संभव है कि भारत के अंदर राष्ट्रवादी नामों का ढिंढोरा पीटने वाले लोग भी भारत में कुछ पैसे लेकर जुडिशल सिस्टम को बदनाम करना, इलेक्शन सिस्टम को बदनाम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदनाम करना, सरकारों को बदनाम करना, सरकारी सिस्टम को बदनाम करना और देश को गंदा दिखाना ताकि देश में इन्वेस्टमेंट ना आए, देश में कुछ ऐसा करना कि देश की तरफ लोग देखें नहीं और भारत की इमेज वर्ल्ड वाइड एक ऐसी जाए जिससे कि भारत का विकास ना हो सके और भारत को लोग या तो घृणा की दृष्टि से देखें या गंदा देश मानकर देखें या फिर कुछ ऐसा सोच कर देखें भारत को कि उनको भारत की इमेज सदैव खराब दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा अगर कोई काट हो सकता है संसार में तो वो हिंदुत्व ही है। ऐसा कहते हैं कि इस्लामिक ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि उनके सबसे बड़े अगर कोई दो दुश्मन हैं तो उन दो दुश्मनों में यहूदी और हिंदू हैं, क्योंकि यहूदियों और हिंदुओं के द्वारा ही इस्लाम का समापन होना है, इस्लाम से लोग भागेंगे और इन धर्मों में, इन व्यवस्थाओं में विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहते हैं कि ईसाई ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि संसार एक बार हिंदुत्व के चरण में आएगी। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व ही वो असली धर्म है जो रिलीजन के ऊपर प्रिवेल करता है और व्यवस्था को बनाए रखता है और उसके लिए भारत का डेवलप ना होना अनिवार्य है। अगर भारत विकसित होगा और अगर भारत की मौजूदा सरकार इस्टेब्लिश होगी, यदि भारत का हिंदुत्व मजबूत होगा तो वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसलिए विदेशी शक्तियां देश के लोगों को बरगलाती हैं। जो लोग नहीं करना चाहते, देश हित में भी कुछ ऐसे काम, ऐसी व्यवस्थाएं फैलाई जाती हैं जो वो देश हित में एनजीओ बनाकर करना शुरू करते हैं और देश में वातावरण तैयार करते हैं जिसका लाभ वो हर हाल में लेते हैं और उस लाभ का नतीजा निकलता है कि भारत में हिंदू कमज़ोर होता है, भारत में हिंदूवादी सरकारें कमज़ोर होती हैं और भारत में जो लोग कन्वर्ट करने के लिए आए हुए हैं वो आसानी से कन्वर्जन कर पाते हैं और जो परधर्मी विदेशी रिलीजन भारत में शरण लिए हुए हैं उन विदेशी रिलीजन को मानने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और फिर तभी भारत का अंत हो सकता है। भारत कटते कटते कभी अफ़गानिस्तान कटा तो कभी ब्रह्मदेश यानी कि आज का म्यांमार कटा, तो कभी श्रीलंका कटा, तो कभी नेपाल कटा, तो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कटा, कभी तिब्बत कटा। ऐसे करके देश बृहत्तर भारत से अब एक संकुचित भारत बन गया है और संकुचित भारत में भी छोटे छोटे टुकड़े, ऐसा बंगाल, केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इनमें एक आपको माहौल भी दिखाई दे रहा है कि वो फिर से भारत को काटने की जुगाड़ में हैं, भारत को तोड़ने की जुगाड़ में हैं। इसके लिए सबसे पहले जो करना होता है उसको बताना पड़ता है कि हिंदू पतित है, उसको बताना पड़ता है कि हिंदू एक डेरोगेटरी, एक रूढ़िवादी लोग हैं। हिंदू मतलब कुछ नहीं, इस्लाम मतलब सब कुछ, क्रिश्चियनिटी मतलब सब कुछ, हिंदू मतलब कुछ नहीं। हिंदू मतलब घृणा, हिंदू मतलब जातियाँ, हिंदू मतलब छुआछूत, हिंदू मतलब बहुत कुछ।
ऐसे करने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए इस्टेब्लिश सरकार जो लगातार प्रयास करती है कि देश को कैसे बांध कर रखा जाए, हिंदुओं को कैसे बांध कर रखा जाए, जाति व्यवस्था कैसे समाप्त हो और कैसे देश पुनः परम वैभव पर आए, इसका विरोध करना। उसके लिए उनको क्या करना होता है? सरकार का विरोध, सरकार की अच्छी नीतियों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, सरकार की नकारात्मक चीज़ें सामने लाना। नकारात्मक चीज़ें से मतलब नकारात्मक नहीं है फिर भी नकारात्मक बना देना। जैसे बंगाल में कभी भी चुनाव हुआ, पिछले 70 वर्ष का इतिहास है, उसमें सबसे कम हत्याएं अगर कभी हुई तो अभी 2021 के चुनाव में हुई। लेकिन बात तो मैं ये कहता हूं कि एक भी हत्या क्यों, मैं ये भी कहता हूं कि हिंदुओं का संरक्षण क्यों नहीं, लेकिन ये इतिहास भी है कि सबसे कम हत्याएं हुई, लेकिन फिर भी देश में हत्याएं तो हुई, इसलिए बंगाल को क्रिटिसाइज तो किया जाना चाहिए। लेकिन वो क्रिटिसिज्म इतना बड़ा कर देना कि देश को ये बताना कि जो मौजूदा सरकार है इसको हटा दो, या अगर हटा ना दो तो इसको क्रिटिसाइज करिए। लोगों ने कहना शुरू किया साहब इसको क्रिटिसाइज करिए तब ये एक्शन लेंगे, इनको और क्रिटिसाइज करिए तो और एक्शन लेंगे। जिन चीज़ों पर कोई सोल्यूशन नहीं है उस पर दबाव बनाओ, और दबाव बनाओगे तो ये एक्शन लेंगे, ऐसा कि इनको क्रिटिसाइज करिए, इनको दबाव बनाइए। लेकिन जहां सोल्यूशन नहीं है वहां पर दबाव बनाकर लोग तो ये कहते हैं कि वोट हम आपको देंगे, लेकिन हम दबाव बना रहे हैं। लेकिन जो लोग अस्थिर हैं, जिनके पास बल बुद्धि उतनी नहीं है कि वो समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं, वो तो इन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और सरकार के प्रति एक घृणा पैदा कर लेते हैं। और नतीजा निकला है कि वो ये तो वोट डालने नहीं जाते, निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर किसी दूसरे दल को वोट डाल देते हैं। उसका परिणाम मध्य प्रदेश के जैसे निकलेगा कि नोटा दबाकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार गिरा दी गई और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि एक वर्ष बाद ही एक वर्ष के अंदर ही लोगों को समझ आ गया और मध्य प्रदेश फिर से पुनः वापस आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के प्रति ऐसा माहौल बनाया था लोगों ने दबाव बनाने का, और नतीजा निकला कि 10 वर्ष तक यूपीए की सरकार बैठी और हमने देश में हिंदुत्व को, आतंकवादी हिंदुत्व को किस प्रकार से आतंकी संगठन या आतंकी होते देखा है, भगवा आतंक कैसे भारत में बढ़ावा मिला, और साध्वी प्रज्ञा जैसे, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को किस प्रकार से दसियों वर्ष तक जाति इनह्यूमन जातियां की गई, ये सब ने देखा। क्या वैसी क्रिटिसाइजेशन किसी हद तक होनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना। अब इंटरपोल की मदद से सीबीआई ने, चूंकि पीछे भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जुडिशरी के खिलाफ हो रहे अपराध, जुडिशरी के द्वारा लिखवाए गए मुकदमे, जुडिशरी के द्वारा की गई कंप्लेंटों पर सरकारें ध्यान नहीं देती, जबकि हमारे पास सीबीआई जैसा एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। फिर भी अगर जुडिशरी को बदनाम किया जाता है, जुडिशरी के खिलाफ एक्ट किए जाते हैं, जजेस को थ्रेटनिंग की जाती है, जजेस को किसी भी प्रकार से दबाव बनाया जाता है, या जजेस को किस प्रकार से धमकियां दी जाती हैं, वो बातें अगर जुडिशरी के पास अगर पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस उस पर उसको प्रायोरिटी पर नहीं रखता। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस उस पर काम नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस सरकारें उसको प्रायोरिटी पर नहीं रखती। एक बड़ी भारी कंप्लेंट थी और बात सही भी है। मैं देश में चूँकि जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये देख पाता हूँ कि भारतवर्ष में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जुडिशियल अफसर सबसे ज़्यादा निर्बल दिखाई देता है। मैं अगर लोअर जुडिशरी की बात करूँ तो कुछ जजेस के साथ तो गनर चलता है, बाकी सब कोई मारुति 800 से चलता है। अभी कुछ समय पहले तक तो बाइक से चलता था और बाइक के लिए भी उसको लोन लेना पड़ता था। सैलरियाँ इतनी थी नहीं, जजेस की लोअर जुडिशरी की सैलरियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो फिर वो कैसे मेंटेन करे, क्या करे और कैसे वो सिक्योरिटी ले। और जिन कॉलोनियों में वो रहते हैं, जजेस कॉलोनियाँ जो होती हैं, उन कॉलोनियों में भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। कोई भी आसानी से आता जाता है, 1-2 गार्ड खड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, इधर से उधर की बात की और अंदर घुस जाते थे।
लेकिन अभी सरकारों ने उनकी सिक्योरिटी करनी शुरू कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता था यूपीए सरकार के समय पर, पहले की सरकारों में ऐसा जजेस के साथ होता था। आज उनको सिक्योरिटी, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है कि जजेस हमारे कैसे सेफ रहें। एनवी रमन्ना जी की ये जो एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए खास तौर से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कुछ कंप्लेंटें की थी और एफआईआर दर्ज करवाई थी, और वो एफआईआरों पर एक्शन नहीं हुआ था। उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि कम से कम 13 डिजिटल गैजेट्स, जिसमें मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट्स ये शामिल हैं, इनका इस्तेमाल किया गया था। इसमें 53 मोबाइल कनेक्शन और 12 एक्यूज्ड, उसमें और 14 अलग लोगों के इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिनके विषय में जानने की कोशिश की। डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक भी अपनाई गई थी। पता लगा कि ये देश में तो लोग हैं। पिछले 11 नवंबर को 16 लोगों के खिलाफ केस सीबीआई ने रजिस्टर किया था, इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लिया था और सीआईडी से अपने हाथ में लिया था आंध्र प्रदेश के, और उस पर काम करना शुरू किया था, जिस पर कई एक गिरफ्तारियां भी हुई। पता लगा कि इन मामलों में जो ट्वीट जुडिशरी के खिलाफ, जजेस के खिलाफ शुरू हुए, वो अमेरिका या दूसरे देशों से हुए। मैं एक बात और यहीं पर आपको बता दूं कि हमारे देश में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश के अंदर जो ट्वीट चलते हैं उन पर कुछ एजेंसियां काम करती हैं। तो मालूम पड़ा कि भारत विरोधी या भारत के इंस्टीट्यूशंस के विरोध में, इंस्टीट्यूशंस को नाकाबिल बताना, इंस्टीट्यूशंस को हिंदुत्व के विरोध में बताना, इंस्टीट्यूशंस को देश के विरुद्ध बताना, इंस्टीट्यूशंस के प्रति घृणा पैदा करने के लिए ट्वीट करना और उन पर व्हाट्सएप करना, फेसबुक चलाना, ये 80% चीज़ें कहीं पाकिस्तान या ईरान, इराक या अमेरिका और कनाडा से चलती हैं बनकर, और वो भारत में किसी प्रकार एंट्री मारती हैं। भारत में एंट्री मारने के बाद ऐसे लोगों को, जिनको जुडिशरी से कभी न कभी कोई न कोई किसी प्रकार से जाने अनजाने कष्ट हुआ हो, उनको भेज दी जाती हैं। वो उस पर अच्छे से कमेंट लिखकर अपने लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, और देश में जो जो जुडिशरी के खिलाफ मूवमेंट चलाए जाते हैं, कंपेनिंग चलाई जाती हैं, उसमें भारत की आम जनता इन्वॉल्व होकर जुडिशरी को बदनाम करती है। जैसे मैं बहुत बार जुडिशरी के जजमेंट के विषय में जब यूट्यूब पर डालता हूं कोई जजमेंट, तो बहुत लोग उस पर लिखते हैं और बड़ी ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको सुनना भी मुश्किल होता है। मैंने कोई पत्रकार जिन्होंने जुडिशरी के विषय में कहा था कि लिंग के अग्रभाग पर रखकर ये करना वो करना, और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस सैंक्शन किया गया था, जिन्होंने जुडिशरी को बहुत बुरे शब्द, जिनको सोचा नहीं, कहा नहीं जा सकता, उन शब्दों को कहा। मैंने उस पर कहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को भारत में किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने का या उसको गालियां देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ऐसा कितना भी प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने आप को कहता हो, मैं उसको देश का दुश्मन ही मानता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पर हमला, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना भी देश के विरुद्ध ही काम है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को सही करना हमारा काम है। इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना, इंस्टीट्यूशन को निस्तेनाबूद करने के लिए एक माहौल बनाना भी देश के विरुद्ध है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होने का मतलब होता है कि आप गृह युद्ध में प्रवेश करने वाले हैं। कौन व्यवस्था करेगा? जब भी गृह युद्ध होता है, जब भी व्यवस्था परिवर्तन होता है, तो एक बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों की हत्याएं होती हैं और इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होते हैं और नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, ऐसा करने वाले लोग हमारे देश में बड़ी संख्या में जाने अनजाने करते हैं। मैंने जब उन पत्रकार, कोई मिस्टर भारती थे, उन पत्रकार के विषय में मैंने जब कहा, तो मुझे हज़ारों की संख्या में लोगों ने कमेंट लिखा कि आप गलत हैं, मैं उस पत्रकार के साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ, वो सही कह रहे हैं। ऐसा भारत में जाने अनजाने, जिनको बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में भारत को देखना नहीं आता, जिनको इंस्टीट्यूशंस के विषय में जानकारी नहीं है, जिनको भारत में भारत विरोधी चीज़ें ही दिखती हैं, वो
1000 जजमेंट में से कोई एक जजमेंट में 2 लाइनें पकड़कर देश में चलाना शुरू कर देते हैं, हजारों जजेस के बीच में कोई एक जज का कोई कमेंट निकालकर चलाना शुरू कर देते हैं और पूरी की पूरी जुडिशरी को बदनाम करते हैं। ऐसा करने वाले, अगर जो लोग भी ऐसा करते हैं, उनको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि राम मंदिर का जजमेंट भी इसी जुडिशरी ने किया था। उनको याद भी रखना चाहिए कि 370 का मुकदमा जरूर वहाँ चल रहा है, लेकिन उसको रीस्टैब्लिश अभी तक जुडिशरी ने नहीं किया। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवी पर्स का केस भी जुडिशरी ने देश के फेवर में किया था। उनको ये याद रखना चाहिए कि लेजिस्लेशन पर बांध लगाने का काम भी जुडिशरी ने ही किया था। एक का जजमेंट अगर फैक्ट और आर्गूमेंट के आधार पर ऐसे आपको महसूस होते हैं 2 लाइनों के आधार पर कि नहीं जुडिशरी गलत है, तो उसके आधार पर पूरी जुडिशरी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस का ये जो केस है, इस केस में ये पता लगा कि वो जो ट्वीट हैं, वो जो मैसेज हैं, वो जो इन्फॉर्मेशंस हैं जजेस के खिलाफ, वो जो थ्रेटनिंग है जजेस के खिलाफ, वहाँ उस थ्रेटनिंग में अमेरिका से कुछ मैसेज चले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो एरिया में फैलाए गए जजेस और जुडिशरी के लिए डेरोगेटरी माँ का पोस्ट किया गया। ऐसी परिस्थिति में जब चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अंदर गहरा किया तो पता लगा कि अमेरिका में बैठे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों को ट्रेस करने के लिए सीबीआई चूंकि वहाँ पर जा नहीं सकती, सीबीआई ने इंटरपोल की असिस्टेंट मांगी है और 2 लोगों को भारत में डिपोर्ट करने के लिए उनसे कहा है और उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरपोल को दिया गया है कि अमेरिका से उठाकर इनको भारत लाना है। ये भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम विदेशों में कर रहे हैं, पूरे के पूरे भारत को बदनाम विदेशों में कर रहे हैं और ये भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। ऐसा पहले लोग कहते थे कि भैया अमेरिका में क्या चल रहा, यूरोप में क्या चल रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा, उससे हमसे क्या और हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन इन देशों में भारत को बदनाम करना, हिंदुत्व को बदनाम करना, यही तो उनकी चाल है और वो इसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे लोग जो भारत को बदनाम करने के लिए विदेशों में बैठे हैं, उनको भी भारतीय सिस्टम में लाकर उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। 12-13 लोगों की गिरफ्तारी भारत में की है और बाकी लोगों की गिरफ्तारियां अमेरिका से करने के लिए इंटरपोल को पूरा मैटर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये लोग अमेरिका में, ये मानना है कि लोग अमेरिका में हैं, अमेरिका से पकड़कर इनको भारत में लाया जाए और भारत में इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, इन लोगों को जेल भेजा जाएगा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।